हेलो, माय नेम इज सुनील कुमार। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास ट्वेल्थ में। और ये जो चैप्टर है इसमें मतलब पर्टिकुलर ईयर ऐसा नहीं बोल सकते कि पर्टिकुलर ईयर में ही केमिस्ट्री में क्वेश्चन आता है। आईआईटी जेई हो या सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब आप फैंटास्टिक चैप्टर ऐसे बोल सकते हैं कि एवरी ईयर आईआईटी जेई हो, जेई मेंस हो या जेई एडवांस हो, एक क्वेश्चन तो आना ही आना, डेफिनेटली आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा हम समझने की कोशिश करने की। ये पहला लेक्चर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, और इस लेक्चर में हम समझेंगे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और एक्चुअली डील क्या होती है। ठीक है, तो चलिए अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब देख लेते हैं कि इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रो एंड केमिस्ट्री का मीन क्या है कि हमारे पास एक तो इलेक्ट्रिक करंट से बात कर लेंगे, क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, और दूसरा क्या हो गया केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को आप सिंपली बोल सकते हो कि केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब आप क्या बोल सकते हो कि केमिकल रिएक्शन कैरी करवा रहे हो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हमने डील ये किया कि अगर हम केमिकल एनर्जी को क्या करते हैं यहाँ पर कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक डिवाइस है जैसे हम क्या बोल देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, हमने क्या बोला कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो क्या किया कि ये हमारी केमिकल एनर्जी। ठीक है, केमिकल एनर्जी को ये जो डिवाइस है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो किस में कन्वर्ट कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, किस में कन्वर्ट कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। समझ में आई बात? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। अब यही क्या हो रहा है कि यही जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है? केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि कैसे ये डील करता है और कैसे इसकी मैकेनिज्म क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, क्या करता है, इसका मेन फंक्शन एक बार रिपीट करते हैं कि जो केमिकल एनर्जी को ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है किस में कन्वर्ट कर देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और यही केमिकल जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है? केमिकल एनर्जी में। चलिए, तो इस थियरी को हम समझने की कोशिश करते हैं बाय द वे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इसे ईच एंड एवरी ईयर आईआईटी जेई हो या जेई मेंस या जेई एडवांस हो या कोई भी एनसीईआरटी के पैटर्न पे एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन तो आता ही आता है। 10 to 15 मार्क्स एवरी ईयर आएगा। ठीक है, तो चलिए इसे हम समझने की अब कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में क्या होता है। ठीक है, क्या डील करता है। चलिए, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हमने क्या किया है? दो पार्ट में डिवाइड किया है। चलिए, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हमने क्या किया कि दो पार्ट में डिवाइड किया, और वो कौन सा पार्ट है? पहला गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल या फिर आप डेनियल सेल भी बोल सकते हो आप इसे, डेनियल सेल। और दूसरा जो है वो हमारा है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्या ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल? ठीक है, अब इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमें ये देखना है कि क्या क्या होता है, इसके बीच में डिफरेंसेस क्या है। तो गैल्वेनिक सेल में क्या होता है कि इसमें जो है केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जो केमिकल एनर्जी है, क्या केमिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है कि इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है हमारा, और इसमें दो इलेक्ट्रोड डीप किए होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं कि एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू इलेक्ट्रिक पास करते हैं, और इसमें क्या होता है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं होती है, इसमें क्या नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कैरी करवाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे आप इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट करोगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करोगे, फ्लो करवाओगे सैंपल में या सोल्यूशन में, तो क्या होगा? इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन होगी। अदरवाइज ये अगर आपने इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं करवाया तो रिएक्शन नहीं होगी, यानी कि यहाँ पर कोई कौन सी रिएक्शन हुई है? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो दिया रहेगा केमिकल, अब इसमें क्या था? दूसरा
सॉरी कि ये जो दिया हुआ है इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी में। तो समझ में आई बात है, इसमें क्या हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी। अब यहाँ पे सेकेंड हमने देखा कि गैल्वेनिक सेल में क्या होता है कि गैल्वेनिक सेल में एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर जो सेकेंड पॉइंट हमने देखा कि ये क्या कर रहा है, हाँ, तो जो सेकेंड पॉइंट ये था कि गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल में क्या होता है कि इसमें एक्चुअली जब हम क्या करते हैं कि जो जैसे कि हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया, ठीक है, तो इसमें एक्चुअली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी की नीड नहीं होती है। इसमें सिंपली क्या होता है कि केमिकल एनर्जी जो है यानी कि स्पॉन्टेनियस कैरी करती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है और वो क्या करता है केमिकल एनर्जी एक्चुअली इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे क्या होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी produced by chemical reaction, sorry, spontaneous chemical reaction, क्या होता है स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन के थ्रू क्या होता है कि रिएक्शन होती है। ठीक है, केमिकल एनर्जी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। दूसरा यहाँ पे क्या था, सेकेंड पॉइंट ये था कि इसमें क्या होता है कि हम एक्चुअली एक्सटर्नल सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और केमिकल जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कैरी होता है। समझ में आ गई बात। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है कि नॉन स्पॉन्टेनियस reaction carried by electrical external source। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रिकल एक्सटर्नल सोर्स से जब हम इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन होती है। ठीक है, यानी कि अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो ये रिएक्शन नहीं होगी, यानी कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। पर यहाँ पर क्या होता है कि आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करो या ना करो, यहाँ पे एक्चुअली में रिएक्शन होती है। वो कौन सी रिएक्शन होती है, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होती है और वो रिएक्शन जो होती है केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। थर्ड पॉइंट ये है कि जो गैल्वेनिक सेल में होता है एनोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है, एनोड कंसिस्ट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और जो कैथोड होता है वो क्या करता है, कैथोड कंसिस्ट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या हो जाता है, जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। उसे हम बाद में डिस्कशन करेंगे जब हम गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल डिस्कशन करेंगे। तो थर्ड पॉइंट यहाँ पर क्या हो जाता है कि यहाँ पर एनोड क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर जो एनोड होता है वो कैसा हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और जो कैथोड होता है यहाँ पर पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या हो जाता है, कैथोड नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या करते हैं कि हमने थोड़ा सा एक्चुअली गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बीच में जो हमने डिफरेंस देखा है कि क्या डिफरेंस होता है कि केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी में। और यहाँ पर क्या है कि जो एनोड होता है नेगेटिव चार्ज होता है, कैथोड पॉजिटिव चार्ज। और जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या हो जाता है कि एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब अगला अब हम डिस्कशन करना चाहते हैं कि गैल्वेनिक सेल एक्चुअली क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम गैल्वेनिक सेल डिस्कशन करते हैं। हेलो, तो हम डिस्कशन करने वाले कंस्ट्रक्शन ऑफ डेनियल सेल। और डेनियल सेल में कंस्ट्रक्शन क्या होता है, तो डेनियल सेल में क्या होता है कि दो कंपार्टमेंट होते हैं। एक कंपार्टमेंट में क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है और दूसरे कंपार्टमेंट में क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन होती है। ठीक है, तो अब इस कंपार्टमेंट अभी आप उसे हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि कैसे होता है। तो पहला क्या होता है कि दो कंपार्टमेंट कंसिस्ट करता है और वो हम ड्रॉ करते हैं, कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये हमारा हाफ सेल रिएक्शन एक कंपार्टमेंट हुआ और दूसरा कंपार्टमेंट ये। ठीक है,
ये हमारा दूसरा कंपार्टमेंट है। अब इसमें क्या है कि इस वाले कंपार्टमेंट में, पहले वाले कंपार्टमेंट में हमें क्या करते हैं कि इसमें हम ZnSO4 सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट फिल करते हैं। कौन सा? जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन फिल करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिल करते हैं। और दूसरे कंपार्टमेंट में क्या करते हैं हम? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हम फिल करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या करते हैं? फिल करते हैं। ठीक है, कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हम फिल करते हैं। ठीक है, अब जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में क्या करते हैं कि जिंक इलेक्ट्रोड डीप करते हैं। ठीक है, जिंक वाले में क्या करते हैं हम? जिंक इलेक्ट्रोड डीप करते हैं। और कॉपर वाले में क्या करते हैं? कॉपर इलेक्ट्रोड हम डीप करते हैं। ठीक है, चलिए अब इन दोनों इलेक्ट्रोड को हम क्या कर देते हैं कि एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू हम कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू हमने क्या किया? कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ये क्या है? जिंक सल्फेट पर क्या होता है कि जिंक सल्फेट सोल्यूशन में हम क्या करते हैं? जिंक इलेक्ट्रोड फिल करते हैं, डीप करते हैं। तो ये हमारा जिंक इलेक्ट्रोड हो गया। और ये हमारा कौन सा इलेक्ट्रोड हो गया? कॉपर इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड एक्चुअली क्या होता है कि जनरली ये सिंपल कॉपर मेटल होता है, प्योरेस्ट फॉर्म का कॉपर मेटल होता है। और जिंक में क्या होता है? जिंक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेटल होता है। ठीक है, हमने क्या किया कि जिंक सोल्यूशन में जिंक इलेक्ट्रोड डीप किया और कॉपर सोल्यूशन में कॉपर इलेक्ट्रोड डीप किया। ठीक है, अब ऐसा क्यों? अब देखिए, जिंक सॉल्यूशन पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। और कॉपर सॉल्यूशन पर क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो आखिरकार ऐसा क्यों होता है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखेंगे, ठीक है, क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या है? जिंक पहले आता है और कॉपर बाद में आता है। यानी कि जो जिंक की रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी ऑफ जिंक, रिएक्टिविटी ऑफ जिंक मेटल जो है वो बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू कॉपर। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये जो जिंक मेटल है वो क्या कर देता है? इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है जिंक सॉलिड से, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके जिंक 2+ एक्वस फॉर्म बनाता है। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। यानी इसका ऑक्सीडेशन बहुत इजीली हो सकता है इन कंपैरिजन टू कॉपर, बिकॉज क्योंकि वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे पहले आता है, कॉपर से पहले। यानी कि इसका ऑक्सीडेशन इजीली हो जाएगा और कॉपर का ऑक्सीडेशन इजीली नहीं होगा। इसलिए हम क्या करते हैं? जिंक मेटल को हम ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जिंक मेटल पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, इस पे ऑक्सीडेशन होगा। तो जिस पे ऑक्सीडेशन होता है उसे हम क्या बोल देते हैं? एनोड इलेक्ट्रोड। ठीक है, जिस पे ऑक्सीडेशन होता है उसे हम क्या बोल देते हैं? एनोड इलेक्ट्रोड। ठीक है, एनोड इलेक्ट्रोड यानी कि इस इलेक्ट्रोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। और जिस पर रिडक्शन होगा उसे हम क्या बोल देते हैं? कैथोड इलेक्ट्रोड। यानी कि इस पे क्या बोल देंगे? रिडक्शन होगा, रिडक्शन, तो इसको हम क्या बोल देंगे? कैथोड इलेक्ट्रोड। ठीक है, चलिए अब कैथोड इलेक्ट्रोड हमने इसमें बोल दिया। अब ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं इसे कि यहाँ पर क्या था कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन होता है। और इसमें हमने पहले ही देखा था कि एनोड पर कौन सा चार्ज होता है? एनोड पर जो है पॉजिटिव चार्ज होता है। और कैथोड पर कौन सा चार्ज होता है? वो जो चार्ज होता है वो निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, चलिए हाँ, तो अब यहाँ पे क्या है कि अभी से हम समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है। ठीक है, तो इससे पहले हम समझें कि यहाँ पर निगेटिव चार्ज क्यों होता है और यहाँ एक्चुअली इस पे जिंक इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज क्यों होता है और कॉपर इलेक्ट्रोड पर जो कि पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है। तो पहले इससे पहले हम कि एनोड हाफ से रिएक्शन लिखेंगे तो क्या होगा कि जिंक जो है, ये जो जिंक मेटल सॉलिड मेटल है वो क्या करता है कि Zn जो सॉलिड है वो क्या करता है? इजीली कन्वर्ट हो जाता है Zn2+ एक्वस फॉर्म प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। ठीक है, अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो ये जो जिंक मेटल है, सरफेस पे जिंक मेटल होगा, ये भी जिंक मेटल है, वो क्या करेगा? 2+ फॉर्म में कन्वर्ट होगा और सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी जिंक एटम क्या करेगा कि सॉल्यूशन में आ जाएगा। ठीक है, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ चला जाएगा? इलेक्ट्रोड पर। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ कलेक्ट हो जाएंगे? इलेक्ट्रोड पर। अब जैसे ही इलेक्ट्रोड पर ये 2 इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होंगे तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन कलेक्शन की वजह से निगेटिव चार्ज। इसलिए एनोड को हम क्या बोल देते हैं? सॉरी, एनोड पर कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज। ठीक है, एनोड पर जो आएगा वो निगेटिव चार्ज आएगा और कैथोड पर जो आएगा सॉरी वो कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो एनोड टू कैथोड जा रहा है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन कैथोड पर आएगा, ठीक है,
तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन में क्या होगा कि Cu2+ और SO4 जो है होगा। अब ये जो सोल्यूशन में क्या होगा कि Cu2+ जो आयन है वो क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन कैरी करके आया है कॉपर इलेक्ट्रोड पर, ये दो कॉपर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले करके रिड्यूस हो जाएगा। समझ में आई बात? यानी कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन ले करके रिड्यूस होगा और इस इलेक्ट्रोड पर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। समझ में आई बात कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। यानी कि अब ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो क्या बोलेंगे उसे हम रिडक्शन, और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जिंक मेटल लूज कर रहे हैं उसे क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसको ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बोल देते हैं और इसको क्या बोल देते हैं हम, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेनिंग प्रोसेस को क्या बोल देते हैं हम, रिडक्शन, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसे क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन। ठीक है, चलिए तो अब रिडक्शन रिएक्शन लिखेंगे कॉपर का, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो क्या हो जाएगा Cu2+ एक्वस और दो इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ये Cu सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा इलेक्ट्रोड पर, और यहाँ से क्या हो जाता है कि जिंक मेटल क्या हो जाता है, सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब जैसे ही जिंक मेटल सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा तो यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जिंक 2+ आयन सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा आ गया तो जिंक पॉजिटिव चार्ज तो बढ़ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर जो Cu2+ था, देखिए Cu2+ और SO4- जब इक्वल अमाउंट में थे तो क्या था कि इन दोनों सेल का, इस सेल में क्या था कि चार्ज इक्वल था, पॉजिटिव और निगेटिव। लेकिन ये जब इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हो गया, कॉपर रिड्यूस हुआ, तो अब Cu2 यानी SO4 की कंसंट्रेशन बढ़ गई, यानी कि यहाँ पर निगेटिव चार्ज बढ़ गया। यहाँ पर क्या बढ़ गया, निगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गया, और यहाँ पर क्या था कि Zn2+ जो था वो सोल्यूशन में एक्स्ट्रा अमाउंट में आ गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, एक पोटेंशियल क्रिएट हो गया, और जैसे ये पोटेंशियल क्रिएट होगा तो अब क्या हो जाएगा कि जो हमारी सेल रिएक्शन है वो अफेक्टेड हो जाएगी, वो होगी नहीं। तो अब हम इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या यूज करते हैं, हम सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं। ठीक है, और सॉल्ट ब्रिज क्या होता है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे क्या, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, यू शेप का एक ट्यूब होता है। ठीक है, यू शेप ट्यूब होता है, और इसको हम दोनों कंपार्टमेंट में ऐड कर देते हैं। ठीक है, और जैसे ऐड कर देंगे तो अब क्या हो जाएगा, चलिए अब हम थोड़ा सा कि ये समझ लेते हैं कि सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है। हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्ज इस कंपार्टमेंट में बढ़ गया, इस कंपार्टमेंट में नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, यानी कि SO4 की कंसंट्रेशन बढ़ गई। अब एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो रिएक्शन होती है वो स्टॉप हो जाती है, और सेल हमारा वर्क नहीं करता है। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ा है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बढ़ा है। अगर किसी तरह से यहाँ पे क्या करें कि जैसे कि नेगेटिव चार्ज है और इसमें क्या करें, पॉजिटिव चार्ज ऐड कर दें, जैसे कि पॉजिटिवली चार्ज सोडियम, पोटेशियम, ये ऐड कर देंगे तो ये इक्वल हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया तो Cl- NH4+, ये सब अगर एनायन जो कि एनायन ऐड कर देंगे तो ये भी न्यूट्रल हो जाएगा, और हमारा सेल क्या करने लगेगा, कंटिन्यू हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या लाते हैं, सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं। ठीक है, और सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है कि ये दोनों कंपार्टमेंट को ऐड भी करता है और इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स नहीं होने देता। समझ में आगे बात है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को भी बैलेंस करता है। ठीक, तो चलिए अब सॉल्ट ब्रिज क्या होता है। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है कि एक यू शेप ट्यूब होता है। ठीक है, और इस यू शेप ट्यूब में हमने क्या फील किया हुआ है, ये क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज, यू शेप ट्यूब होता है। सॉल्ट ब्रिज is U-shaped tube, U-shaped tube which filled by अगर जेली सॉल्यूशन, जेली पेस्ट and KCl और KNO3 सॉल्यूशन हम फिल करते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो क्या है, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है कि वो यू शेप ट्यूब होता है और उसमें हम क्या फिल कर देते हैं, जेली अगर सॉल्यूशन होता है
और उसमें क्या होता है KCl और KNO3, KNO3 या KCl दोनों यूज कर सकते हैं, उसको हम फील कर देते हैं और क्या करते हैं कि इसको दोनों एंड को कॉटन वूल से ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। और जैसे ही हम कॉटन वूल से ब्लॉक करेंगे और इसको क्या करते हैं कि इस पूरे पार्ट को उठा करके हम यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। और जैसे ही रखेंगे तो अब क्या होगा कि यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज बढ़ा हुआ था और यहाँ पर निगेटिव चार्ज बढ़ा हुआ था, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हुआ, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अगर अब क्या होगा कि ये जो साल्ट ब्रिज है इसमें क्या होता है K+ और Cl माइनस ये दो आयन होंगे क्योंकि हमने इसमें क्या मिक्स किया हुआ है KCl KNO3 या फिर अगर सोल्यूशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे KCl मतलब पोटेशियम आयन है और क्लोराइड आयन है, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दोनों है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि इस वाले कंपार्टमेंट में पॉजिटिवली चार्ज इंक्रीज हो जाता है, तो इस चार्ज को डिक्रीज करने के लिए क्या कर देते हैं कि जो हमारा साल्ट ब्रिज है वो क्लोरीन आयन को इस वाले सोल्यूशन में यहाँ से सेंड कर देता है, भेज देता है। और अगर यहाँ पर निगेटिव चार्ज बढ़ गया तो क्या कर देता है कि पोटेशियम जो पॉजिटिव आयन है उस इस कंपार्टमेंट में क्या हो जाता है साल्ट ब्रिज के थ्रू सोल्यूशन में आ जाता है और हमारा क्या हो जाता है कि जितना निगेटिव चार्ज बढ़ा होता है उतना पॉजिटिव चार्ज डाल करके क्या ऐड करके क्या कर देता है न्यूट्रलाइज कर देता है। और सेम थिंग इस वाले में भी क्या कर देता है कि पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देता है जितना बड़ा होता है उतना ही Cl माइनस निगेटिव आयन को ऐड करके न्यूट्रलाइज कर देता है और हमारा सेल क्या करते रहता है वर्किंग करता रहता है, ठीक है। यानी कि सेल रिएक्शन स्टॉप नहीं होती है, ठीक है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा ये तो हमने देख लिया कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन और रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन हमने देख लिया कैसे लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा एक्चुअली सेल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो अभी क्या है कि हम थोड़ा सा फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज देख लेते हैं कि फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज में क्या होता है कि फंक्शन एक्चुअली सॉल्ट ब्रिज क्या करता है कि वो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कंसिस्ट करता है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की मीनिंग ये है कि ये जो KCl KNO3 NH4Cl है ये क्या करेगा कि जो हमारा सेल रिएक्शन है ना, सेल केमिकल रिएक्शन उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इनर्ट का मीनिंग यही है कि ये केमिकल रिएक्शन शो नहीं करेगा, यानी कि हमारा इंटरफेरेंस जो है सेल में वो नहीं आने वाला, ठीक है। दूसरा क्या था, दूसरा कि इट प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ बोथ हाफ सेल, यानी कि जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल था और रिडक्शन हाफ सेल था दोनों कंपार्टमेंट को मिक्स नहीं करता है, उसको मिनिमाइज करता है। और थर्ड पार्ट ये था कि मिनिमाइज द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, यानी कि दो लिक्विड के बीच में जो दो हाफ सेल पार्ट था उनके बीच में जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है उसे वो मिनिमाइज कर रहा है। और थर्ड क्या था कि इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, अगर एक कंपार्टमेंट में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जा रहा है तो उसमें क्या निगेटिव चार्ज प्रोवाइड कराएगा और दूसरे कंपार्टमेंट में अगर निगेटिव चार्ज हो गया तो उसमें पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। अब इससे थोड़ा देख लेते हैं कि एक्चुअली इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट काम कैसे करता है, ठीक है। तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग क्या होता है कि ये जो हमारा एक कंपार्टमेंट है और दूसरा कंपार्टमेंट ये है और हमने क्या किया कि सॉल्ट ब्रिज से हमने इसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और जैसे ही हम सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि इसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया है और इसमें क्या हो गया निगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा कि KCl होता है K+ और Cl माइनस या फिर KNO3 भी हो सकता है। तो ये जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की मीनिंग ये है कि इनकी जो मोबिलिटी है K+ और Cl माइनस आयन की, ये तो दूसरा कि ये सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा और दूसरा ये कि K+ और Cl माइनस की जो स्पीड है मूव करने की स्पीड या मोबिलिटी वो इक्वल होती है। यानी कि अगर मान लेते हैं कि ये K+ और Cl माइनस है, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, इधर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, इंक्रीज हो गया, तो ये Cl माइनस इस सोल्यूशन में जाएगा और K+ माइनस इधर अगर निगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया तो K+ इधर आएगा और निगेटिव पॉजिटिव मिलकर न्यूट्रलाइज करेगा और निगेटिव पॉजिटिव मिलकर क्या करेगा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बैलेंस करेगा। यानी कि ये जितनी स्पीड से इस कंपार्टमेंट में आएगा ये भी उतनी स्पीड से आएगा, यानी कि इनकी इलेक्ट्रिकल एक्चुअली मोबिलिटी क्या होनी चाहिए, स्पीड जो होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए। तो ये हमारा इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की कंडीशंस है और ये सॉल्ट फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज है। हाँ, तो यहाँ पर क्या अभी हम देखने वाले हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाफ सेल, यानी कि जब रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाफ सेल का मतलब क्या है कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सेल रिएक्शंस को। तो उससे मैंने पहले ऑक्सीडेशन हाफ सेल पहले समझते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जिंक जो होता है, जिंक इलेक्ट्रोड पर एक्चुअली एनोड पर क्या होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी कि एनोड पर क्या होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है तो जिंक का क्या होगा ऑक्सीडेशन Zn सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा Zn2+, ठीक है, एक्वस
और +2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सबसे पहले ये देखिए ये सॉलिड है और ये एक्वस फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि Zn लिखेंगे। ठीक है, और एक सिंगल लाइन स्लैश लाइन ड्रॉ करते हैं, सॉरी स्ट्रेट लाइन होती है, एक लाइन ड्रॉ करते हैं और Zn एक्वस लिखते हैं। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये जो जिंक है और जिंक एक्वस इनके बीच का जो स्टेट है वो क्या है, एक सॉलिड है और एक्वस फॉर्म का है। ठीक है, तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब चलिए, अब हमने क्या लिखा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, अब रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन लिखेंगे। रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन। ठीक है, अब रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन में क्या होगा कि कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, कैथोड पर जब हमारा रिडक्शन होगा तो Cu2+ जो है वो एक्वस Cu2+ जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Cu सॉलिड। ठीक है, अब जब ये Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा तो जब हमें क्या करना है कि कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, रिडक्शन रिएक्शन। तो इसका रिप्रेजेंटेशन हमें कैसे करना है कि पहले क्या है, ये एक्वस है तो पहले एक्वस वाले को लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे Cu2+। ठीक है, और एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये क्या बताता है कि फेज यानी कि स्टेट डिफरेंस बता रहा है, और दूसरा ये किसमें कन्वर्ट होगा, कॉपर सॉलिड में, तो सॉलिड हमें नहीं लिखना है। ठीक है, अब ये जो रिप्रेजेंटेशन क्या है कि ये रिडक्शन हाफ सेल का है और ये क्या है कि हमारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल का है। पहले सॉलिड था, सॉलिड से किसमें चला गया, एक्वस। ठीक है, तो पहले सॉलिड लिखेंगे, एक्वस लिखेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो क्या बताएगी कि इनका जो स्टेट है वो डिफरेंस स्टेट है, अलग अलग डिफरेंट है। यहाँ पर क्या पहले एक्वस फॉर्म में था, कहाँ चला गया, सॉलिड फॉर्म में, तो पहले एक्वस फॉर्म का लिखेंगे फिर सॉलिड का, और एक लाइन जो ड्रॉ करेंगे वो ये बताता है कि इनके बीच का जो स्टेट है वो डिफरेंट है। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिख दिया और रिडक्शन हाफ सेल लिख दिया। अब इसके बीच में क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज होता है, तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, और हाँ एक और रिप्रेजेंटेशन ये होता है कि अगर मान लेते हैं कि इसमें जो कि इसका जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि अगर x मिलीमोलर है तो x मोलर लिख सकते हैं, जो भी होगा XYZ जो भी होगा। और यहाँ पर क्या है, कॉपर की जो Cu2+ की कंसंट्रेशन होगी उसे हम क्या लिख सकते हैं कि मान लेते हैं ये Y है तो Y मोलर, ये कुछ भी हो सकता है जितना आप लोगे। ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन है उसके हम नीचे डिनोट करते हैं, या फिर हम ब्रैकेट में भी कंसंट्रेशन लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों हमने कर दिया, हाफ सेल हमने बनाया और हाफ सेल को हमने सॉल्ट ब्रिज से ऐड किया था, तो इन दोनों सेल को अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ये कंप्लीट सेल रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, तो अब कंप्लीट जो सेल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक, कंप्लीट सेल रिप्रेजेंटेशन, कंप्लीट सेल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा कि Zn सिंगल लाइन Zn2+। ठीक है, और डबल जो लाइन ये क्या बता रहा है कि सॉल्ट ब्रिज है, और फिर हम क्या करेंगे इसको लिखेंगे। ठीक है, तो Cu2+ और सिंगल लाइन Cu, ये जो हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन है। और नीचे हम क्या लिख देते हैं कि यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, मान लेते हैं कि x मोलर है तो x मोलर लिख देंगे, अब ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, और यहाँ पर क्या है y मोलर है तो y मोलर आप इसकी कंसंट्रेशन लिख सकते हो। ठीक है, और एक चीज और है कि IUPAC कन्वेंशन के अकॉर्डिंग कि जो हमारा ऑक्सीडेशन है उस सेल को किधर लिखना है, हमेशा लेफ्ट साइड, यानी कि ये कौन से साइड में है, लेफ्ट साइड में। ठीक है, और ये कौन से साइड में है, राइट साइड में। ठीक है, रिडक्शन को किधर लिखना है, राइट साइड मतलब RR, और जो कि ऑक्सीडेशन को किधर लिखना है, लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो ये क्या होगा, रिडक्शन बना। ठीक है, चलो इसको याद करने की एक बहुत आसान ट्रिक है कि आपको कैसे याद करना है कि LOAN, L का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट साइड, लेफ्ट, O का मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, O का मतलब ऑक्सीडेशन, और A पर क्या है, एनोड। ठीक है, और N का मतलब क्या है, निगेटिव चार्ज। ठीक है ना, चलो, तो यहाँ पर क्या हो गया, सबसे आसान तरीका है कि लोन आप फॉर्मूला याद करो, ये लोन जो ट्रिक है इसे याद करो कि लोन का मतलब क्या कि लेफ्ट साइड
O का मतलब ऑक्सीडेशन, A मतलब एनोड और N मतलब निगेटिव चार्ज। यानी कि ऑक्सीडेशन वाले पार्ट को हमें किधर लिखना है, लेफ्ट साइड लिखना है, सॉल्ट ब्रिज को किधर लिखना है, लेफ्ट साइड लिखना है, और रिडक्शन वाले पार्ट को किधर लिखना है, राइट साइड। ठीक है, और उसका चार्ज अगर आपको याद करना है कि कौन सा चार्ज होता है, तो देखो लेफ्ट साइड होगा और ऑक्सीडेशन होगा, एनोड होगा, ठीक है, और ऑक्सीडेशन और चार्ज कौन सा होगा, निगेटिव चार्ज। आप इसे याद कर लो, इस वे को बहुत आसानी से याद हो जाएगा। चलिए अब हमने क्या देखा कि सेल रिप्रेजेंटेशन देख लिया, सेल वर्क कैसे करता है, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन देख लिया। चलिए अगर कोई भी लेक्चर से रिगार्डिंग कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माय चैनल।